साल 1840, 65 साल के बादशाह जफर का दिल एक बार फिर रुमानी हुआ जाता है। 19 साल की जीनत महल से निकाह की तमन्ना है उनकी। पूरे चांदनी चौक में अफवाह गरम है कि बुढ़ौती में बादशाह पागल हो गया, लेकिन जफर को इन बातों से मतलब नहीं। वो अपने दोस्त गालिब का एक शेर जुबान पर चढ़ाए हुए हैं। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब कि लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। बहरहाल बादशाह की ख्वाहिश थी, कैसे न पूरी होती। जफर और जीनत का निकाह हुआ और कुछ सालों बाद बेगम जीनत महल की एक औलाद हुई। बाकी बेगमों की तरह जीनत की भी ख्वाहिश थी कि उनकी औलाद बादशाह बने, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। गद्दी के वारिसों की लाइन में 3 शहजादे और खड़े थे, लेकिन फिर इत्तेफाकन कुछ ऐसा हुआ कि 2 शहजादों की एक एक करके मौत हो गई। इसके बाद लाइन में तीसरे शहजादे को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। इत्तेफाक में इजाफा हुआ जब कुछ दिनों बाद 3 अंग्रेज अधिकारियों की मौत की खबर आई। ये वो अधिकारी थे जिन्होंने उत्तराधिकार के कागजों पर दस्तखत किए थे। कुछ वक्त बाद तीसरे शहजादे की भी मौत हो गई। इत्तेफाक अब हद को छूने लगा था, लेकिन इत्तेफाक ने हद ही पार कर दी जब पता चला कि एक ब्रिटिश अधिकारी ने मरते मरते तीसरे शहजादे की मौत की भविष्यवाणी कर दी थी। बेगम जीनत महल के बेटे के लिए गद्दी का रास्ता साफ हो चुका था, लेकिन क्या जीनत महल के बेटे को गद्दी मिली? तो इस सवाल का भी वही जवाब है, इत्तेफाक से नहीं। अब आप कहेंगे कि भाई कितना इत्तेफाक करवाओगे, तो ये इत्तेफाक था या कुछ और था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें मुगल सल्तनत के आखिरी दिनों में चले शह और मात के खेल को समझना होगा, जब पूरी दिल्ली एक बीमारी, एक महामारी से जूझ रही थी और शहजादे मक्खियों की तरह टपक रहे थे, मर रहे थे। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 15 जून है और आज की तारीख का संबंध है एक महामारी से। शुरुआत से पहले आपको बता दें कि तारीख के इस एपिसोड के साझेदार हैं कुकू एफएम ऐप, जो लाए हैं ललन टॉप के दर्शकों के लिए एक खास ऑफर जिसका नाम है हर घर कुकू एफएम। 11 से 19 जून के बीच अगर आप कुकू एफएम का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है एक कोड जो कि है घर50 GHAR50। इस ऐप पर आपको जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियां मिल जाएंगी, अपने परिवार के लिए सभी प्रकार की किताबें मिल जाएंगी, पौराणिक कहानियां हैं, उपन्यास है, फाइनेंस की बुक है, हेल्थ बुक्स हैं, कुल 4000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स हैं, बोलती किताबें। याद रखिए, घर50 कोड सिर्फ 19 जून तक के ही वैलिड होगा। बाकी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं किस्से पर। शुरुआत 1849 से। बहादुर शाह जफर के जहन में गालिब का एक शेर है। छलकती हुई जबान से वो फरमाता है, जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, क्या खूब कयामत का है गोया कोई दिन और। बादशाह गमज़दा है। जफर के सबसे बड़े बेटे और मुगलिया सल्तनत के वारिस शहजादे मिर्जा दारा बख्त की जान एक मामूली बुखार ने ले ली। गम की घड़ी का सहारा एक ही है, बेगम जीनत महल। ये जीनत महल ही थी जिन्होंने जफर के साथ गम गलत किया। बादशाह जफर जब गम से बाहर निकले तो उन्होंने सीधे अंग्रेज के नाम एक खत लिख दिया। खत में दर्ज था कि मिर्जा जवान बख्त को उत्तराधिकारी घोषित किया जाए। मुगलिया सल्तनत के वो दिन आ चुके थे कि वारिस चुनने के लिए भी अंग्रेजों से परमिशन लेनी पड़ती थी। मिर्जा जवान बख्त जीनत महल के बेटे थे। जाहिर था कि बेगम अपनी औलाद को बादशाह बनते देखना चाहती थी, लेकिन मुगल गद्दी के लिए जवान बख्त से आगे किसी और का नंबर था। जफर के तीसरे नंबर के बेटे मिर्जा फतेह उल मुल्क बहादुर उर्फ मिर्जा फखरू का। मिर्जा फखरू तेज तरार अंग्रेजी बोलते थे और अंग्रेजों के साथ उनकी बनती भी थी, इसलिए कंपनियों के अधिकारियों ने जफर के खतों को इग्नोर किया और मिर्जा फखरू को जफर का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब इस सब के लिए लेटर ऑफ सक्सेशन पर 3 लोगों ने दस्तखत किए थे, जेम्स थॉमसन, हेनरी एलियट और थॉमस मेटकाफ। ये साल 1852 के सितंबर महीने की बात है। फिर कुछ यूं हुआ कि नवंबर आते आते मेटकाफ ने बिस्तर पकड़ लिया। शुरुआत पेट दर्द से हुई। मॉर्फिन की जबरदस्त खुराक के बावजूद दर्द कम नहीं हुआ। कुछ दिनों में ही उसकी मौत भी हो गई। मरने तलक मेटकाफ को शक था कि उसे जहर दिया गया है। उसकी बेटी एमिली मेटकाफ भी कहती रही कि हिंदुस्तानी हकीमों ने उसके पिता को जहर दिया, लेकिन आधिकारिक रिपोर्ट में इसे एक साधारण मौत माना गया था। मरने से ठीक पहले मेटकाफ ने एक भविष्यवाणी की थी। उसने दावा कर दिया था कि मुगल गद्दी के उत्तराधिकारी मिर्जा फखरू भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे।
कुछ महीने बाद जेम्स थॉमसन और हेनरी एलियट भी चल बसे। यानी सक्सेशन पर दस्तखत करने वाले ये तीनों लोग चंद दिनों के अंतराल में मारे गए थे। नीम हकीम डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन जहर दिए जाने का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद सबकी नजर मिर्जा फखरू पर लगी। अगले 2 सालों तक जब फखरू को कुछ न हुआ तो सबको लगा कि ये सब इत्तफाकन हुआ है। उधर फखरू को उत्तराधिकारी बनाए जाने से जफर एकदम खुश नहीं थे, ना ही बेगम जीनत महल खुश थी। दोनों जीनत के बेटे मिर्जा जवान बख्त को उत्तराधिकारी घोषित करने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी सुनी नहीं। यही उनका मोडस ऑपरेंडी था। पहली शादी से हुए बेटों के अलावा वो किसी को उत्तराधिकारी मानने को तैयार नहीं थे। अब दिल्ली के किले में शक की बीमारी फैलने लगी। हर किसी को साजिशों की बू आ रही थी। अफवाह का दौर गर्म था और इस चक्कर में नजरअंदाज हो रही थी एक असली मुसीबत। 1855-56 की बात है। आगरा में जाड़ों का मौसम अब की कुछ गर्माहट लिए था। शहर के बाशिंदे थोड़े खुश थे कि इस बार अलाव कम नहीं पड़ेगा, लेकिन ये खुशखबरी महज खुशफहमी साबित हुई। 21 मई की तारीख रमजान का दिन था। आगरा सिविल लाइंस में रहने वाले रेवरेंड स्कॉट की तबीयत अचानक खराब हुई। पता चला कि हैजा हुआ है। 18वीं सदी में पहले भी 2 बार हैजे का प्रकोप हो चुका था और सिविल लाइन जैसे पॉश इलाकों में केस आने का मतलब था कि बीमारी ने साफ सुथरे इलाकों में भी घर कर लिया। प्रशासन ने सिविल लाइन इलाके को क्वारंटीन कर दिया, लेकिन इससे क्या होता, असली मुसीबत कहीं और पनप रही थी। 25 मई को आगरे की जेल में हैजे के 3 केस और निकल गए। 15 जून यानी आज की तारीख आते आते केसेस इतने बढ़ गए कि सिकंदराबाद में अकबर के मकबरे से लेकर ताजमहल तक को क्वारंटीन सेंटर बनाना पड़ा। जुलाई आते आते बीमारी इटावा, बरेली और फर्रुखाबाद तक फैल चुकी थी। साल 1856 तक पूरे उत्तर भारत के इलाके में हैजा फैल चुका था। हजारों लोग मारे गए। जो बचे वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। इस चक्कर में जहां जहां ये लोग पहुंचे, हैजा वहां वहां पहुंच गया। उत्तर में मुल्तान और दक्षिण में मद्रास तक हैजा इस तरह पसरा। अब उसी साल इराक में करबला में भी हैजे ने दस्तखत दी। मद्रास के सिविल सर्जन डॉक्टर W.R. कॉर्निश लिखते हैं कि संभवतः हिंदुस्तान से इराक पहुंचने वाले शियाओं के जरिए ही हैजा करबला तक पहुंचा। आंकड़ों के हिसाब से तब आगरा और आसपास की जनसंख्या मिलाकर 10 लाख के आसपास थी। अगस्त 1856 तक 22,000 लोगों को हैजा हो चुका था और लगभग 8,500 लोग मारे जा चुके थे। जहां दिल्ली के पड़ोस में बीमारी काल बन रही थी, बादशाह बहादुर शाह जफर राजनीति में उलझे हुए थे। हैजे के इक्का दुक्का मामलों को छोड़कर दिल्ली में कोई खास खबर भी नहीं थी। फिर जुलाई में दिल्ली में जोरों की बारिश हुई और सारी दिल्ली पानी में डूब गई। जब पानी उतरा, चारों तरफ कीचड़ और गंदगी पसर गई। हैजे के लिए माकूल माहौल यही तैयार हो गया। शमसुर रहमान फारूकी की एक नायाब किताब है, कई चांद थे सरे आसमान। इसमें फारूकी लिखते हैं कि महामारी ने वो रूप लिया कि सीनियर कंपनी अधिकारी भी लोगों को उनके हाल पर छोड़कर भागने लगे। नीम हकीमों ने जितनी हो सकती थी कोशिश की, लेकिन उससे क्या ही होता। फिर आई 9 जुलाई की तारीख। चुस्त दुरुस्त मिर्जा फखरू, जिन्हें अगला बादशाह होना था, उस सुबह पेट में दर्द और हल्के बुखार के साथ उठे। शाही हकीम ने एक काढ़ा तैयार किया, लेकिन उससे भी असर हुआ नहीं बीमारी पे। दोपहर तक उल्टियां होने लगी। शाम होते होते मिर्जा फखरू बेहोश हो चुके। संभवतः यह हैजा था, लेकिन यह भी सच था कि शाही परिवार में और किसी की तबीयत खराब नहीं हुई थी। एक और बात गौर करने लायक सुनिए। तब एहसानुल्लाह खां शाही हकीम होते थे। एक किताब है द मेमोयर ऑफ हैरियट टाइटलर। इसमें टाइटलर लिखती हैं, एहसानुल्लाह खां ने एक बार उन्हें बताया था कि वो किसी भी आदमी को जहर देकर मार सकते हैं और इस तरह की पता भी नहीं चले। यहां तक कि जहर कब तक असर करेगा इसकी टाइमलाइन भी वो बता सकते थे। बहरहाल उस रोज शाही हकीम एहसानुल्लाह खान ने मिर्जा फखरू का इलाज किया, लेकिन अगली सुबह तक वो दुनिया से रुखसत हो चुके थे। बादशाह के लिए ये एक और दुख की घड़ी थी, लेकिन ये भी हुआ कि बेगम जीनत महल के बेटे के लिए रास्ता साफ हुआ। इसी तरह अब ये इत्तफाकन था या साजिश, इसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि चूंकि हैजा फैला हुआ था तो ऐसे में शहजादे का मरना कोई हैरत की बात नहीं थी। आधिकारिक रिकॉर्ड्स में भी इसे हैजे से ही हुई मौत माना गया। किंतु परंतु की गुंजाइश होती, मुगल गद्दी के लिए अगर मगर होता, लेकिन 1857 की क्रांति दस्तक दे चुकी थी और जब तक क्रांति खत्म हो गई कोई सिर ही नहीं रहा जिस पर मुगल सल्तनत का ताज सजता। अंग्रेजों ने मौका देखकर बादशाह के आगे की लाइन काट दी और जीनत के बेटे मिर्जा जवान बख्त को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। 1858 में जफर और जीनत को कैद कर रंगून भेज दिया गया। जो शहजादे शहजादियां बचे थे, खूनी दरवाजे पर उनका कत्ल कर दिया गया।
तब तक हैजा ठीक हुआ। 1860 आ चुका था। मुगल सल्तनत को खत्म कर मोनार्की का अंत कर दिया गया हिंदुस्तान में। एक इत्तेफाक और हुआ, देखिए, भारत में मोनार्की को खत्म बताकर अगले दशक में विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया। इत्तेफाकों का दौर इस तरह खत्म हुआ। अब बारी हिपोक्रेसी की थी। 1800 के दौर की दिल्ली को तरीके से जानना समझना चाहते हो तो शमसुर रहमान फारूकी की किताब कई चांद थे सरे आसमां पढ़ सकते हैं। यूं तो ये इतिहास की किताब ना होकर एक उपन्यास है, लेकिन इस किताब के जरिए आप दिल्ली की मिटती बादशाहत के बीच गालिब, ज़ौक़, दाग, बहादुर शाह ज़फ़र, मलिका ज़ीनत महल जैसे वास्तविक किरदारों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। प्योर हिस्ट्री की बात करें तो आप स्कॉटिश इतिहासकार विलियम डैलरिम्पल की किताब द लास्ट मुगल पढ़ सकते हैं। विलियम माने हुए इतिहासकार हैं। तारीख के कई एपिसोड्स में हमने उनके लिखे से रेफरेंस लिया है। आज के लिए इतना ही। तारीख के इस शानदार एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।